नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियभांशु रंजन। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 अन्य को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर Mi-17V5 तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर में होगी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने चांगलांग जिले के नामचिक जल विद्युत परियोजना के पहले और दूसरे चरण का किया उद्घाटन। कहा, सभी जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता से किया जाएगा पूरा। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना को भी दी मंजूरी। बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद समाचार से। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 13 अन्य को ले जा रहा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 आज दोपहर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 14 लोग सवार थे। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा 12 अन्य लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि इस घटना के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद के दोनों सदनों में विस्तार से बयान देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अभी कुछ देर में कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक होने जा रही है। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार राज्य के अलावा देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करेगी। चांगलांग जिले के नामचिक जल विद्युत परियोजना के पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं से सुदूर गांवों के साथ ही प्रशासनिक मुख्यालयों में बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। इस अवसर पर राज्य के RWD मिनिस्टर होनचुंग गंदम, सलाहकार बालो राजा, विधायक चाऊ जिग्नू नामचुम, जिला उपायुक्त देवांश यादव और राज्य के जल विद्युत ऊर्जा के ईस्टर्न जोन के मुख्य अभियंता आलोंग केतन मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना शेष 155 लाख से अधिक आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी और 2,95,00,000 सुविधायुक्त पक्के आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करेगी। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। 12,000 रुपया शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से दिया जाता है, जो इस भवन निर्माण के अलग है। इसके अलावा मनरेगा की ओर से 90 दिन के वेज की सहायता भी इनको दी जाती है और पहाड़ी राज्यों में इसको 95 दिन का किया जाता है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए 95 दिन का वेज के बराबर की सहायता इनको प्रदान की जाती है। अब इस योजना के साथ साथ हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प भी पूरा होता है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने के लिए, ग्रामीण को जारी रखने के लिए निर्णय लिया गया। 2,17,257 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने लचीला रुख अपनाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख ब्याज सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25%, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% यानी यथावत बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क और राज्यों की वैट दरों में हाल में की गई कमी से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे खपत और मांग भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था में वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री दास ने कहा कि अगस्त महीने से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तीसरी तिमाही में यह 6.6% और चौथी तिमाही में 6% रह सकती हैं। Outlook, the MPC voted unanimously to maintain the status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5:1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. I would now like to dwell briefly on the MPC's rationale. नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 13 लोगों के मारे जाने के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब नागालैंड कैबिनेट ने केंद्र सरकार से राज्य में अफ्स्पा को तुरंत वापस लेने का अनुरोध किया है। दरअसल यह अधिनियम भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोमवार को भी मोन जिले में मृतकों को श्रद्धांजलि देते वक्त अफ्स्पा को हटाने की मांग की थी। Armed Forces Special Power Act in the state of Nagaland, not only in Nagaland but Northeast, and if Government of India agrees, we feel that it will be better if we remove this act from the country, because India is the biggest democratic country in the world, and through this act, the excessive made by the armed forces. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण न करने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को सम्मान करने की भी अपील की है। श्रीमती गांधी ने मूल्य वृद्धि और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 12 निलंबित राज्यसभा सांसदों का निलंबन गैर लोकतांत्रिक है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के प्रवक्ता तेची नेचा ने आगामी 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के काशी में प्रतिदिन एक उत्सव के आयोजन की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि इसके तहत देश भर की कला, संस्कृति और आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता सेनानियों पर चर्चा सहित विभिन्न कार्यक्रमों से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान को एक नया आयाम मिलेगा। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री नेचा ने कहा कि राज्य के सभी मंदिरों, मठों और सार्वजनिक स्थानों पर काशी से आयोजित कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए राज्य और जिला स्तर पर जिम्मेदारियों को बांटा गया है। माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उस सिटी को, ऐतिहासिक जगह को एक बदलना चाहता है। उसको एंशिएंट कल्चर को रहने के लिए
13 दिसंबर को उसको काशी विश्वनाथ डैम DHA डैम उसको बनाया गया, इनाग्रेशन किया जाएगा, उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन में हमारा देश का जो सभ्यता को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। काशी जितना यूनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिक कल्चरनेस ऑफ द देश को उसको डिस्प्लेस किया जाएगा। आपका लार्ज नंबर ऑफ भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के बारे में। काला पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने लोगों से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के साथ ही मौके पर ही जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने और स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस बार आगामी 10 दिसंबर को बंदरदेवा में सरकार आपके द्वार शिविर लगाया जाएगा। सरकार आपके द्वार पे जो है और बंदरदेवा में ये बार बैठा जाएगा। सभी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के आएंगे उधर और जो भी फैसिलिटीज़ जो दे पाएगा उसको दे देगा और जो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएगा उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा ताकि आपको बताया जाएगा कि कैसे एबल किया जाए। और मैक्सिमम केस में आपको वहाँ पे हर चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट का फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगा। और हमारा रिक्वेस्ट है आप लोग जैसे भी आइए और आके ईटानगर DC ऑफिस में या DMO ऑफिस में। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विभिन्न श्रेणियों में 423 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 62 ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोकसभा में कल एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक खेलो इंडिया योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई है। देश में खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कई योजनाएं लागू की हैं। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 359 जिलों में 453 खेलो इंडिया केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में 8 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 152 खेलो इंडिया केंद्र अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा 20 अकादमियों को मान्यता प्रदान की गई है और 2 सेना बाल खेल कंपनियों के लिए सहायता प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 217 खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई है। पापुमपारे जिले के रोनो ग्राउंड दोईमुख में आज से चीफ मिनिस्टर सब वेटरन एंड वेटरन स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। पापुमपारे जिला बैडमिंटन संघ द्वारा राज्य बैडमिंटन संघ के सहयोग से आयोजित पुरुष और महिला वर्ग के सिंगल्स और डबल्स मुकाबले के राज्य भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।
विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में विधायक ताना हाली तारा, मोहेश चाई, प्रतियोगिता के निदेशक पेनिया बागरा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। यहाँ पे टोटल हमारा 18 डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं और हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट का अलावा अरुणाचल प्रदेश पुलिस कंट्रोल बोर्ड जो पहली बार आसबा में एफिलेट किया है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे यहाँ टोटल 198 प्लेयर्स हैं और यहाँ पे काफ़ी सीनियर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। जैसे कि हाल ही में सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन वोमेंस वर्ल्ड चैम्पियन हुआ था, वहाँ पे हमारा अरुणाचल से 3 पार्टिसिपेंट गया था, तावियानिया, पेमालादेन और आपका बोनी आपू। वो भी कल इंडिया पहुंचा है स्पेन वर्ल्ड सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलते हुए, तो वो लोग भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। और काफ़ी जो हमारे पहले इंडिया लेवल में भी रैंकिंग 3-4 में आने वाला प्लेयर्स लोग भी यहाँ पे सब आए हुए हैं और ये टूर्नामेंट आज 8 को शुरू हुआ है, इसका अंत 11 तारीख को होगा। मोर ओवर अभी जितना वेटरन का सभी आपका जो जॉब में है और जो आपका बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन भी है, जैसा कि हमारा डॉक्टर महेश चाई फॉर्मर मिनिस्टर प्रेजेंटली अभी चेयरमैन माइनिंग का है, वो भी खेल रहा है। तो ये काफ़ी ये फर्स्ट एडिशन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।